फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आपके पास 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पेपर फर्स्ट आपके पास होता है थर्मल एंड स्टैटिकल, सेकंड होता है मैथमेटिकल एंड थर्ड होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपके पास नंबर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 33 मार्क्स का होता है, मिनिमम मार्क्स आपको 12 लाने होते हैं। ऐसे सेकंड पेपर में आपका 33 होता है मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम आपको 12 लाने होते हैं। एंड थर्ड पेपर आपका 34 का होता है, उसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स 12 लाने होते हैं। अब आपके तीनों पेपर 4-4 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर आता है थर्मल एंड स्टैटिकल, इसमें आपको फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स लॉ एंड माइक्रो स्टेट। इसमें आप थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ोगे, इसमें जीरो लॉ, उसका फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ आते हैं एंड उनकी मैक्रो और माइक्रो स्टेट। सेकंड आपके पास आता है प्रोडक्शन ऑफ लॉ टेम्परेचर के आप क्या पढ़ोगे इसमें प्रोडक्शन। एंड थर्ड यूनिट आती है आपके पास क्लासिकल स्टैटिक्स। आपके हायर क्लासेस में 2 फिजिक्स आएगी, क्लासिकल फिजिक्स एंड एक क्वांटम फिजिक्स। तो आपके भी थर्मल स्टैटिक्स में ये स्टैटिक्स है, फिजिक्स नहीं है पूरी, तो इसमें आपकी थर्ड यूनिट है क्लासिकल स्टैटिकल और फोर्थ आपकी क्वांटम स्टैटिकल, जिसमें आपके पास आएगा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। उसके बाद आपका आता है सेकंड पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट है स्केलर वेक्टर, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस। जैसा कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, स्केलर और वेक्टर फील्ड पढ़ा है एंड ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पढ़ा है, उसी तरह से आपको इसमें पढ़ना है। सेकंड यूनिट आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपके पास आएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। यूनिट थर्ड आपके पास है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ यूनिट आपके पास आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें वही आप क्या पढ़ोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई जेड एंड सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपके वही मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होते हैं 34 और मिनिमम आपको लाने होते हैं 12। इसमें यूनिट फर्स्ट है आपके पास सर्किट एनालिसिस, इसमें आपको क्या करना है, आपको काफी सारे सर्किट दिए जाएंगे, आपको एनालिसिस करना है कि इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है। आपके 3-4 तरह की थ्योरम होती है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मिलर। तो इन सब थ्योरमों को आपको पहचानना होता है सर्किट को देखकर कि इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई की जा रही है। सेकंड आपके पास इसमें है पीएन जंक्शन, जैसे कि आपने 12th में पढ़ा हुआ सेमीकंडक्टर, उसमें आप पीएन जंक्शन पढ़ते हो, डायोड पढ़ते हो, तो वही आपका इसमें आएगा एन टाइप कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यूनिट सेकंड आपके पास है रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। रेक्टिफायर ये आपके पास एक क्या होता है, रेक्टिफायर ये आपका एसी को डीसी में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से आपके पास एक होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आप काफी लेंथी पढ़ोगे, इसमें कॉमन बेस एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपके पास यूनिट थर्ड आती है ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर बाइसिंग इसमें आप देखोगे कि आपस में कॉमन एमिटर, कलेक्टर इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। एंड एम्पलीफायर इसमें आप इसके और डिटेल्स में पढ़ोगे एम्पलीफायर के। फोर्थ यूनिट आपके पास ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर डॉलिटर, इसमें आप पढ़ोगे इसके टाइप्स, हार्टले, कॉलपिट, ये सारे ऑक्सीलेटर के टाइप्स पढ़ोगे। एंड आपके पास इसमें लास्ट टॉपिक होता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में आप वही एंड और नैंड, एक्स और ये सारे आप इसमें गेट पढ़ोगे एंड उनकी डिटेल, और उसके आपके पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं एंड बाइनरी सिस्टम भी इसमें आपके पास इंक्लूड है। तो ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का तीनों पेपर का सिलेबस। आज हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं रेक्टिफायर, जिसे हम डिस्टकारी भी कहते हैं। सबसे पहले आप ये देखो रेक्टिफायर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, या कह सकते हो इसका वर्क क्या है। तो रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी में ट्रांसफर करना। एसी और डीसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट यानी पृष्ठ धारा। तो रेक्टिफायर का यूज आप किस लिए करोगे, मान लो आपको एसी सर्किट दिया गया है और आपको क्या करना है, उसको डीसी में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसी और डीसी इनके ग्राफ किस तरह से होते हैं। फर्स्ट आपको एसी दी जा रही है, इसका ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव एंड नीचे वाला पार्ट आपका नेगेटिव। ये तो आपके पास हो गया एसी। इसमें इसका यहाँ पर एंगल होता है टोटल हाफ साइकिल होने के बाद 180, और जब पूरा साइकिल हो जाता है उसके बाद इसका टोटल एंगल होता है 360। यदि आप एसी सर्किट में उसके एवरेज वैल्यू यानी औसत मान निकालोगे तो ऑलवेज 0 आता है। ध्यान रखना एसी सर्किट में अगर आपसे क्या पूछा जाए उसकी एवरेज वैल्यू, तो वो ऑलवेज 0 आती है, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव पार्ट आपका होता है उतना ही नेगेटिव पार्ट होता है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो टोटल एवरेज वैल्यू उसकी 0 आती है।
उसके बाद आपका आता है डीसी। डीसी डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। और एसी आपके पास होती है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा, इसका ग्राफ आपको किस तरह से मिलता है? बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी सर्किट में डीसी मिल रही है, करंट मिल रही है, चाहे आपको वोल्टेज मिल रही है, वो आपको कैसी मिलेगी? एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे आपकी क्या होती है? दिष्ट धारा। और इसमें आप अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? नॉन जीरो, क्योंकि इसमें आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलती है, तो पॉजिटिव भी मिलेगी या नेगेटिव भी मिलेगी, तो इसकी एवरेज वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होती है। तो यहाँ पर आपके पास रेक्टिफायर की दो कंडीशन आती है, दिष्ट कार्य की दो कंडीशन होती है आपके पास, दो शर्त होती है, जिसमें आपके पास फर्स्ट होती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना। सेकंड आपके पास आता है जीरो एवरेज वैल्यू को नॉन जीरो एवरेज वैल्यू में चेंज करना। तो आपको रेक्टिफायर का जो यूज करना है वो दो तरीके से करना है, एक तो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए और एक जीरो एवरेज वैल्यू को नॉन जीरो एवरेज वैल्यू में चेंज करना। इसको क्या बोलते हो आप? रेक्टिफिकेशन। जो पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, वो आपके पास होती है रेक्टिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपको एसी जो करंट मिलती है, वो सॉरी डीसी जो करंट मिलती है एसी से, वो किस तरह से मिलती है। तो उसकी 3-4 स्टेप होती हैं। सबसे पहले वो स्टेप देखो कि एसी को डीसी में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट आपके पास ये देखो, आपको क्या दिया गया है? एक डायोड दिया गया है सर्किट में, और इसकी सीरीज में आपको एक लो रेजिस्टेंस RL ऐड किया गया है। साथ में यहाँ पर आप इनपुट पर दे रहे हो एक एसी सप्लाई। ये आपके पास एसी सप्लाई हो गई। अब इसमें बात की जाती है कि आपको डीसी आउटपुट यहाँ पर ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। तो आपको डीसी कैसे मिलेगा? जैसे कि मान लो एसी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो अपन फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं, जब डायोड का पी टर्मिनल तो पॉजिटिव से जुड़ा हो और एन टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हो। तो हमें पता है करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पी से एन की तरफ। तो अगर हम एसी का फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव और सेकंड अगर नेगेटिव रखते हैं तो आपके पास क्या होगा? डायोड वर्क करेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आपकी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? सर्किट वर्क करेगा, सर्किट वर्क करेगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? डीसी। और डीसी आउटपुट आपको किस तरह से मिलेगा? फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक आउटपुट हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, अगर इसके टर्मिनल को हम चेंज कर दें, अगर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दें, तो हमें पता है आपका डायोड किस तरह से वर्क करेगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी आपके पास? जीरो, या कह सकते हो करंट फ्लो होगी ही नहीं। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, जीरो आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से आपको सर्किट किस फॉर्म में मिलता है? अल्टरनेट फॉर्म में मिलता है। एक बार आपको आउटपुट मिलेगा, दूसरे हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपको इसका डीसी आउटपुट मिलता है। लेकिन इस आउटपुट को कहा जाता है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है? अशुद्ध डीसी। अशुद्ध डीसी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है उसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट इंक्लूड है। अब आप चाहते हो कि एसी से आपको डीसी में कंपोनेंट्स मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेक्टिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो ये मानो आपने कोई एसी सप्लाई लगाया है यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगाओगे। इस रेक्टिफायर से क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, और वो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलता है। साथ में आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट्स मिलते हैं। और हमें चाहिए प्योर डीसी। प्योर डीसी कैसे करोगे आप? अब आप इसके आगे क्या लगाओगे? फिल्टर।
फिल्टर का यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास जो आपकी पल्सेटिंग डीसी है वो क्या हो जाएगी, कुछ एसी के कंपोनेंट्स को रोक लेता है और कुछ डीसी के कंपोनेंट्स को जान लेता है। तो इससे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इस तरह का आउटपुट मिलेगा। लेकिन अभी भी आपका ये प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि प्योर डीसी हम जानते हैं आपका ग्राफ इस तरह से मिलता है, बिल्कुल सीधा मिलता है, कोई चेंज नहीं होता। तो इसके लिए एक आपके पास वर्ड आता है रेगुलेटर। इसका आप मेनली यूज पढ़ोगे एमएससी में, उसमें आपके पास एक आएगा आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। उस इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है फ्लिप फ्लॉप में, मल्टीप्लेक्सर में और लॉजिक गेट में, उनमें आपका इन सबका यूज आएगा। तो वहां पर आप देखोगे कि रेगुलेटर क्या होता है, इसको बोलते हैं एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसके बाद आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर डीसी। तो यहाँ से आपको क्या पूरा है, यहाँ पर देखो आप एसी से डीसी में चेंज करने के लिए आपके पास क्या क्या यूज आ रहा है। पहले आप उसमें रेक्टिफायर यूज कर रहे हो, रेक्टिफायर के बाद आप क्या यूज कर रहे हो, फिल्टर का, फिल्टर के बाद आप यूज कर रहे हैं रेगुलेटर का। रेगुलेटर क्या करता है, जो भी उसमें एसी के कंपोनेंट्स होते हैं उनको तो क्या करता है, एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है, उनको रोक लेगा और प्योर डीसी के फॉर्म में आपको आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से एसी से डीसी में जो भी प्रोसेस होती है वो आपकी हो गई पूरी रेक्टिफायर। इसके बाद आपके पास आता है कि रेक्टिफायर के टाइप्स कितने होते हैं। रेक्टिफायर आपके पास टू टाइप है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपके पास होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के टाइप्स, फर्स्ट आपके पास होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड आपके पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक आपके पास होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड सेकंड आपके पास होता है ब्रिज रेक्टिफायर। आपकी जो क्वेश्चन है वो ब्रिज रेक्टिफायर में से आते हैं और इम्पोर्टेंट भी आपके पास यही है। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें देखो आपके पास किस तरह से सर्किट मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपने कोई भी ट्रांसफार्मर ले लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एक डायोड लगाते हो हाफ वेव में और एक लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो इसमें आप देखोगे जब आप एसी सप्लाई दे रहे हो या ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, जब आप फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल की बात करोगे तो आपने अभी देखा था डायोड वर्क करता है, तो उस टाइम आपको आउटपुट क्या मिलता है, पल्सेटिंग डीसी। उसके बाद हम सेकंड हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता, आउटपुट जीरो, क्या कह सकते हो, नो चेंज। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपको ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपके फर्स्ट आता है सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम सेंटर टैप रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, आपके पास दो डायोड लगे हुए थे, तो आप जब दो डायोड का यूज करोगे तो आप देखोगे आपको एक फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल जाएगा एंड सेकंड डायोड से आपको दूसरे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल जाता है। तो इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ये आपके पास हो गया सेंटर टैप रेक्टिफायर। उसके बाद आपके पास आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में आपके पास होते हैं चार डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड होते हैं और क्या होता है, इसमें पहले दो डायोड वर्क करते हैं, उसके बाद दूसरे दो डायोड वर्क करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर आपके पास ये, आप एसी सप्लाई दे रहे हो, इसमें तो ये आपका हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक
एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा देंगे और इस लोड रेजिस्टेंस में आपको क्या होगा, जो भी प्योर डीसी मिलेगी वो RL पर मिलेगी। तो इसकी प्रोसेस देखते हैं हम, ब्रिज रेक्टिफायर में आपको डीसी कैसे मिलती है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो माना आपका एसी का फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव एंड सेकंड टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसमें आपको देखना है कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड वाइज होंगे और कौन कौन से डायोड रिवर्स वाइज होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं जब एसी का फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव होता है, तो यहाँ आप देखोगे D1 डायोड आपका किस तरह से वर्क करेगा, रिवर्स वाइज की तरह, और D2 डायोड किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज की तरह। क्यों? क्योंकि आपके पास जो D1 और D2 डायोड है इसमें आपके पास कौन कौन से जंक्शन होते हैं, P और N। तो हमें पता है P पॉजिटिव से जुड़ता है और N नेगेटिव से जुड़ता है, तो आपके पास डायोड किस तरह से वर्क करता है, फॉरवर्ड वाइज की तरह। और जब आपका N पॉजिटिव से जुड़ता है, P नेगेटिव से जुड़ता है, तो डायोड आपका रिवर्स वाइज वर्क करता है, या कह सकते हो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो D1 और D2, D1 तो आपका रिवर्स वाइज हो गया और D2 फॉरवर्ड वाइज। अब बात करते हैं D3 और D4 की। D3 डायोड देखो, इसका आप पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ रहा है, N से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ रहा है, P से। तो ये भी आपके किस तरह से वर्क करेगा, रिवर्स वाइज। उसके बाद हम बात करते हैं D4 डायोड की। D4 डायोड में देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो P से जुड़ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल N से, तो ये आपका डायोड किसकी तरह वर्क करेगा, फॉरवर्ड वाइज। अब हम देखते हैं इसमें जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। तो फर्स्ट जब आपके पास D2 और D4 डायोड जब वर्क कर रहे हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले आपके पास जो भी पोटेंशियल होगा वो कहाँ पर ड्रॉप होगा, आपका इस A पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखो करंट की जो करंट है आपके पास टू पार्ट्स में स्प्लिट होगी, दो भागों में विभाजित होगी। एक तो आपकी इधर आएगी और एक आपकी इधर आएगी, लेकिन हमें पता है रिवर्स वाइज है तो इसमें तो करंट नहीं जाएगी, और ये फॉरवर्ड वाइज है तो इसमें करंट जाएगी। तो आप करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इस तरह से, ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई। फिर यहाँ पर देखो करंट कहाँ पर जाएगी, अब या तो RL पर जाएगी या फिर D3 डायोड पे जाएगी। अब D3 में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स वाइज डायोड है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आपकी जो करंट है वो कहाँ जाएगी, RL यानी लोड रेजिस्टेंस पर। तो लोड रेजिस्टेंस पे जाते हुए आपकी लास्ट में करंट कहाँ पे मिलेगी आपको, D4 डायोड, क्योंकि D4 डायोड आपका क्या है, फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज होने के कारण इसमें जो भी करंट होगी वो कहाँ पर जाएगी, वापस आप जो सप्लायर दे रहे हो उसके नेगेटिव टर्मिनल पर। तो इस तरह से आपका ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जब हम एसी सप्लाई का ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव करते हैं, तो इसमें देखो कौन कौन से डायोड वर्क करेंगे। तो देखो अब जब आपके पास ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो आपके पास जो पहले फॉरवर्ड वाइज थे वो तो रिवर्स वाइज हो जाएंगे, और जो रिवर्स वाइज थे वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पॉइंट A पर करंट आती है तो वो टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है, दो भागों में विभाजित होती है। तो वो D1 और D2 कौन से में जाएगी, D1 में, क्योंकि ये स्ट्रैंड किसका काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज का। तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज हो गया और ये वाला रिवर्स वाइज। सिमिलर यहाँ पर ये आपका फॉरवर्ड वाइज और ये रिवर्स वाइज। तो करंट की डायरेक्शन देखो, अब आपका D1 में से होते हुए कहाँ जाएगी वो, सबसे पहले ये देखो आपके पास D4 और एक आपके पास ये वाला पार्ट है, तो D4 में नहीं जाएगी क्योंकि रिवर्स वाइज है, तो आपके इस वाले पार्ट में से करंट फॉलो होगी, तो वो फॉलो करते हुए किसमें जाएगी, लोड रेजिस्टेंस RL पर जाएगी, और लास्ट में आपको करंट क्या मिलेगी, वही डीसी फॉर्म में मिलेगी। तो इस तरह से आप एसी को डीसी में ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा चेंज कर सकते हो। और प्योर डीसी आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फिल्टर लगाओगे, फिल्टर के बाद आप क्या करोगे, उसमें एक रेगुलेटर का यूज करोगे, जो क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत परिपथ होता है, जिससे आपको प्योर डीसी मिलती है। अब इसमें ये देखो, आप एक यूज करते हो एसी और एक डीसी। एसी और डीसी का अगर आप फिजिकल मीनिंग देखो तो वो क्या होता है, एसी में आप देखना आपको पॉजिटिव नेगेटिव कम और आपको फेज न्यूट्रल ज्यादा मिलता है, और डीसी की बात करते हो आप प्योर डीसी की, तो आपको मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर देखो एसी में फेज का मतलब क्या होता है, फेज मतलब आपके पास होता है, इसमें आपके पास ऑलरेडी दोनों टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपके पास N4 यानी न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, तो इसमें ओनली आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अगर हम एसी और डीसी की बात करें, डीसी में तो ओनली दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जबकि एसी होता है उसमें आपके पास कितने टर्मिनल हो गए, तीन हो गए। पी में ही दो हो गए आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक N का हो गया आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए आपके पास क्या होता है, जो एसी करंट की होती है आपको किसमें चेंज की जाती है, वो डीसी में, ताकि आपके पास जो भी प्योर डीसी है वो इजीली मिल सके। उसके बाद हम बात करते हैं
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और आपके जो भी रिव्यू हो वो आप प्लीज हमें बताइए।